पहले तो मैं डॉक्टर सिंघवी साहब आपको और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील और संगीन मुद्दे के ऊपर जो भारत की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, आपने आज इस गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें पूरे देश भर से वकील, बुद्धिजीवी और सभी ऐसे प्रगतिशाली लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस सेशन के लिए जो आपने विषय चुना है, विदर फेडरलिज्म, ये एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत विषय है क्योंकि आज भारत के संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है और क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर उत्तर पूर्व से और दक्षिण भारत से आए हैं, तो आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द अंग्रेजी में कहना चाहूँगा। You see, it's extremely important that we persevere to safeguard the spirit and the essence of federalism which has been enshrined in the Indian Constitution. And this is primarily because the fundamental instinct of the Indian Constitution and the Indian state for millennia now has been extremely centrist in nature. And there is a reason for that. Because India, as it evolved over the millennia, was a combination of princely states and empires at some point in time. And finally, towards the 17th and the 18th century, when the British conquest of India intensified, that specter of centralism only increased. It was only in 1909, with the enactment of the Indian Councils Act, that the first rays of a federal structure started emerging after almost 100 years of very, very rigorous and brutal British imperialist rule. Even the British imperialists realized that in order to govern India, it is important that you must federate. And therefore, you had the Indian Councils Act of 1909, which is colloquially known as the Minto-Morley Reforms, whereby increased Indian representation in the councils was permitted. Then came the Government of India Act in 1990. And this is the first time that the concept of lists emerged. That you will have a central list, you will have a provincial list, and the residuary powers will rest with the Governor General and Council. पर उसमें भी एक बहुत अद्भुत आविष्कार उन्होंने किया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो में बांट दिया, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट वो अधिकार या अख्तियार जिनके ऊपर सिर्फ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ही निर्णय ले सकती थी, और ट्रांसफर्ड लिस्ट वो जहां पे जो मंत्री उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के माध्यम से गवर्नर जनरल की मदद करते थे, वो अपनी राय दे सकते थे। पर जो बुनियादी डिजाइन था वो डिजाइन पूरी तरह से सेंट्रलिस्ट था। It tilted towards a very strong degree of centralism. उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको भारत की संविधान की बुनियाद भी माना जाता है। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह सुनिश्चित किया गया कि 3 लिस्ट होंगी, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट, और रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास रहेंगी। इस चीज का भी बहुत बड़ा विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया, क्योंकि जब 1937 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुत भारी संख्या में जो अंग्रेजों द्वारा शासित राज्य थे उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत के आए,
और इसी शर्त पे वो सरकारों में शामिल हुए थे कि जो ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दी गई है, जो स्वायत्ता दी गई है, उसके साथ साम्राज्यवादी सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी। और फिर जब 1939 में 1939 में जो उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड लिलिथगाउ, उन्होंने ये फैसला ऐलान किया कि क्योंकि दूसरा महायुद्ध आरंभ हो गया है और ब्रिटानिया ने जर्मनी के ऊपर जंग का आघोष किया है, तो भारत उसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। उस चीज के ऊपर जो कांग्रेस की सरकारें थी विभिन्न प्रोविंसेस में, उन सब ने उस पर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एक संवैधानिक डेडलॉक हो गया, क्योंकि हम लोगों की यह मांग थी, कांग्रेस की यह मांग थी कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए और दूसरी तरफ महायुद्ध चल रहा था। इसके बीच अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार ने लॉर्ड क्रिप्स को, सर क्रिप्स को भारत भेजा 1942 में कि किस तरह से संवैधानिक डेडलॉक को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। द क्रिप्स मिशन फेल्ड एंड ही विड्रू हिज ओन प्रपोजल्स इन 1942। उसके बाद जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटानिया में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन सुनिश्चित की और उस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसके 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के लिए उस समय, स्टैमफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और उन्होंने ये कहा कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो इस तरीके का होगा कि देयर विल बी ओनली 3 सब्जेक्ट्स विद द सेंटर, एक डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स, और बाकी सारे जो अख्तियार हैं वो राज्यों के पास रहेंगे और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो भी राज्यों के पास रहेंगे। उसके बाद जब भारत की संवैधानिक सभा को बनाया गया और उसकी बैठक हुई, तो 25 जनवरी 1947 को यूनियन पावर्स कमेटी का गठन हुआ और 2 मार्च 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो गए। अब ये जो यूनियन पावर्स कमेटी बनी थी, इसका दायरा बहुत छोटा था। इट हैड अ वेरी लिमिटेड मैंडेट बिकॉज द कैबिनेट मिशन हैड सेड दैट only defense, external affairs and communications will lie to the remit of the union government. So they had to work within these 3 subjects. But us samay bhi, at that point in time also, when the Union Powers Committee submitted its first report, they actually broke up these 3 subjects into 14 subjects and said that these 14 subjects should lie exclusively with the union government. 3 जून 1947 को जो भारत के विभाजन की परियोजना थी उसकी घोषणा हो गई। And here comes the most interesting twist. On the 5th of June 1947, there is a joint meeting between the Union Constitution Committee and the Union Powers Committee. And the pendulum swings 180 degrees. That committee decides that the Constitution of India should be a federal structure but with a strong center. It says that there will be 3 lists with residuary powers with the center. और जुलाई 5, 1947 को जब ये रिपोर्ट यूनियन पावर्स कमेटी की जो दूसरी रिपोर्ट थी वो संविधान सभा के समक्ष रखी गई, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया दैट इंडिया वुड बी अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ था। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य जो थे वो इस मत के थे कि भारत में एक स्ट्रॉन्ग, एक बलशाली केंद्र की जरूरत है। पर जब भारत के संविधान की संरचना हुई तो अख्तियार केंद्र को भी मिले, अख्तियार सरकारों, राज्य सरकारों को भी मिले और कंकरेंट लिस्ट भी बनी।
और 47 से 2025 तक का यह तजुर्बा रहा है कि जब जब केंद्र में एक संवेदनशील सरकार रही है तो ये जो एक बहुत इक्विटेबल और इंट्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है, इसको उन्होंने बहुत ही एक जिम्मेदारी के तकाजे से चलाया है। और पिछले 10 वर्ष से, जब से एनडीए भाजपा की सरकार आई है, इनकी निरंतर और लगातार कोशिश रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का बैलेंस है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बैलेंस को बिगाड़ दिया जाए। एंड एज दे से इन इंग्लिश दैट every constitution is as good or as bad as the people who work it. So therefore, ultimately, the fault does not really lie with the constitution or as to how the constitution evolved. The fault really lies with the people who are currently trying to work out this constitutional scheme. And so therefore, it becomes incumbent upon all of us who respect the constitution, who believe in constitutionalism, who believe that there is a place for the states in the federal scheme, to try and do whatever we can to ensure that those who are in office today do not upset this constitutional balance and do irreparable damage to this country. Once again, I would like to thank Dr. Singhvi and his colleagues for inviting me and giving me a chance to address this August gathering. Thank you.